Hey guys, this is Surbhi Bhatia and I welcome you again to the YT channel of Legal Edge by Top Rankers। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर कोर्ट रूम क्लासिक दैट इज जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक ऐसा 2018 का जजमेंट जिसने 158 इयर्स ओल्ड एक इम्पॉर्टेंट लॉ को स्ट्रक डाउन कर दिया। अडल्ट्री जो हम अक्सर समझते हैं एज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसको यहाँ पर डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। डीक्रिमिनलाइज मतलब कि अडल्ट्री अब एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रहा इस जजमेंट के बाद। तो एग्जैक्टली अडल्ट्री क्या होता है, क्या ये एक्चुअली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही है, तो क्या इसके ग्राउंड्स पे डाइवोर्स भी नहीं ले सकते हैं, क्या क्या इश्यूज थे कोर्ट के सामने, ये सब इस सेशन में डिकोड करते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अडल्ट्री एग्जैक्टली क्या है। तो सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी जो है, आईपीसी जो हमारा इंडियन पीनल कोड है 1860 का जो हमारा कानून था, तो उसका सेक्शन 497 ये बोलता था कि अडल्ट्री कोई भी एक ऐसा ऑफेंस है जहां पर एक मैन को पनिश किया जाएगा। अ मैन वुड बी पनिश्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। एक ऐसे मैन को पनिशमेंट दी जाएगी जिस पर्सन ने एक मैरिड वुमेन के साथ, वाइफ ऑफ अनदर मैन, मतलब कि एक मैरिड वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट ओनली मैन इज गोइंग टू बी पनिश्ड। सेकेंड, अनमैरिड वुमेन कंसिडर नहीं होगी यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ वाइफ ऑफ अनदर मैन मतलब मैरिड वुमेन कंसिडर होंगी। एट द सेम टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स इज इंपॉर्टेंट। सो अगर आप नॉर्मली बस घूम रहे हैं किसी के साथ, दैट वोंट अमाउंट टू अडल्ट्री। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अडल्ट्री वॉज कि ये सब बिना कंसेंट या कन्विंस ऑफ हस्बैंड के हो रहा है। कंसेंट तो हम समझ गए कि हस्बैंड की रजामंदी के बिना हो रहा है। कन्विंस मतलब कि हस्बैंड कहीं ना कहीं एक एक्टिव या पैसिव विलिंगनेस दिखा रहे हैं कि कुछ भी जो इमोरल एक्ट चल रहा है, उन्हें पता है इसके बारे में कि उनकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, बट स्टिल उन्होंने कुछ नहीं बोला है। तो अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला है, वो क्या कंसिडर किया जाएगा? कन्विंस कंसिडर किया जाएगा। तो अगर कोई भी एक मैन एक मैरिड वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है बिना हस्बैंड की इजाजत के या फिर उनके पैसिव विलिंगनेस के, तो वो माना जाएगा ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री सेक्शन 497 के तहत। अब इसमें ना तो विमेन को सजा मिल सकती है, ना ही अबेटर। अबेटर एक ऐसा पर्सन होता है जो उकसा रहा है कोई एक ऑफेंस करने के लिए। ना तो अबेटर के तौर पे सजा मिली, ना एक्चुअली फॉर बीइंग इन दैट रिलेशनशिप सजा मिली, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और एक हमारा और लॉ था सीआरपीसी। सीआरपीसी इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब कमेंट बॉक्स में बताओ कि आईपीसी और सीआरपीसी को कौन कौन से लॉज ने रिप्लेस किया है। तो इसका एक सेक्शन 198 क्लॉज 2 था जो ये बोलता था कि अडल्ट्री के केसेस में जो केस फाइल कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड फाइल कर सकते हैं। अग्रीव्ड हस्बैंड मतलब जिस हस्बैंड की वाइफ ऐसे रिलेशंस में इन्वॉल्व है, वही अग्रीव्ड हस्बैंड यहाँ पर केस फाइल कर सकता है अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर मैन जो उनकी वाइफ के साथ इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर जोसेफ शाइन एक पर्सन था, उन्होंने एक पीआईएल फाइल की यहाँ पर इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, ये कहते हुए कि ये तो आर्टिकल 14, 15 और 21 का वॉयलेशन है। अब आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी, मतलब कि सब लोग कानून के आगे एक समान है। आर्टिकल 15 जो ये कहता है कि सेक्स के ग्राउंड्स पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं। पहला, केस सिर्फ और सिर्फ मैन के अगेंस्ट हो रहा है, और दूसरा, यहां पर विमेन केस फाइल नहीं कर सकती। मतलब अगर किसी लेडी के हस्बैंड रिलेशनशिप में, ऐसे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, एक्स्ट्रा मैरिटल एस्पेक्ट्स में इन्वॉल्व है, वहां पर वो केस नहीं कर पा रही है, तो ये कहीं ना कहीं जेंडर के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे भेदभाव करना हुआ। तो आर्टिकल 15 का वायलेशन है। एंड अल्टीमेटली आर्टिकल 21 का तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि कहीं ना कहीं हमारे पास आ ही जाता है आर्टिकल 21, क्योंकि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ में डिग्निटी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, प्रिवेसी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इन दोनों को कंसिडर करते हुए आर्टिकल 21 का भी वॉयलेशन हो रहा था। तो अल्टीमेटली जोसेफ शाइन ने यहाँ पर एक पीआईएल फाइल की अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 ये कहता है कि कहीं भी जहां फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, वहां हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, राइट? अब
कोर्ट के सामने एग्जैक्टली क्या क्या मुद्दे आए, क्या क्या इश्यूज बने, ये समझना बहुत जरूरी है, ताकि हमें ये समझ आ पाए कि एग्जैक्टली यहाँ पर कोर्ट ने अडल्ट्री को क्रिमिनल ऑफेंस मानने से क्यों मना कर दिया। सबसे पहला मुद्दा, सिर्फ और सिर्फ मेन केस कर सकते थे। यहाँ पर जो अग्रीव्ड हस्बैंड है 198 क्लॉज 2 के तहत सिर्फ और सिर्फ वही केस कर पा रहे थे। एज आई जस्ट टोल्ड यू आर्टिकल 15 के एक्सप्लेनेशन में भी, यहाँ पर फीमेल्स को केस करने का हक था ही नहीं अगर उनके हस्बैंड्स कहीं भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हैं, जो अपने आप में काफी ज्यादा गलत था। यहां पर ओनली मेन इन्वॉल्व्ड इन द एक्ट वर पनिश्ड। तो जब केस भी सिर्फ मेन कर पा रहे हैं, वो भी केस कर पा रहे हैं ओनली जस्ट अगेंस्ट द मेन, तो यहां पर क्या कहते हैं, द वुमेन इन्वॉल्व इन दैट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उनके रिगार्ड्स में कोई भी यहाँ पर ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जा रहा था। क्योंकि सेक्शन 497 क्या कहता था कि जिस भी मैन कोई भी ऐसा मैन जो इन्वॉल्व है ऐसे केस में, उन्हें 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो वहां पर विमेन के अगेंस्ट एक तरफ आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, उनको अबेटमेंट का भी तुम केस नहीं कर रहे हो, और यहाँ पर तुम 5 साल तक की सजा दे रहे हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा था। देन अगर अनमैरिड वुमेन के साथ कहीं भी अडल्ट्री का एक एस्पेक्ट है तो कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, राइट तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हो गया, बिकॉज अडल्ट्री तो अपने आप में इमोरल है, इलीगल है, गलत है, चाहे मॉरल ग्राउंड्स पे हो चाहे लीगल ग्राउंड्स पे हो। तो अगर हमने उसे ऑल टुगेदर ऑफेंस ही मानना है तो हम अनमैरिड वुमेन का एस्पेक्ट्स क्यों हटा रहे हैं यहाँ पर, राइट। मूविंग ऑन, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सब्सटैंटिव इक्वालिटी, डिग्निटी हर तरीके से वॉयलेट हो रही थी। क्यों वॉयलेट हो रही थी? क्योंकि यहाँ पर विमेन को कहीं ना कहीं उनका कंटेंशन, उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि विमेन वर ट्रीटेड एज मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ देयर हस्बैंड्स। यहाँ पर अगर हस्बैंड का कंसेंट आ गया तो ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अगर हस्बैंड ने अपनी रजामंदी दे दी कि ओके यू कैन बी इन दिस रिलेशनशिप विद अनदर मैन, तो अब वो ऑफेंस नहीं है। पर कभी भी उन्होंने वो कंसेंट विड्रॉ कर लिया, नाउ इट्स एन ऑफेंस। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विमेन की प्रिवेसी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट था, विमेन की डिग्निटी पे इंपैक्ट था। यहाँ पे विमेन वो ट्रीटेड एज मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ देयर हस्बैंड्स। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल रिगार्ड में भी एक क्वेश्चन मार्क था, एंड किसी के भी लिविंग स्टैंडर्ड्स पे भी एक क्वेश्चन मार्क था बहुत बड़ा। एक और बहुत बड़ा मुद्दा था कि जब भी एक क्रिमिनल केस होता है तो क्रिमिनल केस में स्टेट एक्शन लेती है। आपने क्रिमिनल केसेस के नाम देखे होंगे, स्टेट वर्सेस एबीसी। हम क्लास में भी अक्सर, आई गेस हमारी जो फर्स्ट क्लास होती है, वी ऑलवेज सी कि क्रिमिनल केसेस में स्टेट विक्टिम के भी हाफ पे एक्शन लेता है, राइट। तो अब अडल्ट्री एक क्राइम था बिफोर 2018, बिफोर दिस केस तुम्हारा स्टेट एक्शन ले रहा है। तो ये जो एक फैमिली अफेयर है, जो एक मैटर ऑफ दी हस्बैंड एंड वाइफ है, एक शादीशुदा जिंदगी से रिलेटेड एक मैटर है, वहां पर स्टेट का इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं प्रिवेसी वायलेट कर रहा था ऑफ द कपल एंड स्पेशली ऑफ दैट पर्टिकुलर वुमेन। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था जहां पर इक्वालिटी, डिग्निटी, मोरालिटी सब बहुत ज्यादा एट स्टेक थे। अब यहाँ पर कोर्ट ने 2 जजमेंट्स को तो कंसिडर किया, बट ये दोनों ही जजमेंट सेक्शन 497 के फेवर में थे। मतलब 1954 का यूसुफ अब्दुल अजीज का जो केस था एंड 1985 का सौमित्री विष्णु का जो केस था, दोनों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार एक बात बोली कि सेक्शन 497 बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल वैलिड है, कोई यहाँ पर गड़बड़ नहीं है। यहाँ यूसुफ अब्दुल वाले केस में कोर्ट ने ये बोला था कि अगर हम विमेन के ऊपर केस नहीं कर रहे हैं, कहीं भी ऐसा कोई वायलेशन आपको लग रहा है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाएगा। क्योंकि आर्टिकल 15 नॉर्मली ये बोलता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन ग्राउंड्स ऑफ सेक्स, पर 15 क्लॉज 3 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो ये कहता है कि विमेन के फेवर में कुछ लॉज बन सकते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं ना, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, पॉश एक्ट है, ये पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ विमेन को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर 15 क्लॉज 3 के तहत हम कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि विमेन को वो एक एक्स्ट्रा फेवर हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर दिस इज नॉट वायलेशन ऑफ द इक्वालिटी, एंड कहीं ना कहीं ये
जो हमारे सेक्शंस है आईपीसी और सीआरपीसी के बिल्कुल वैलिड है। मूविंग ऑन, सौमित्री विष्णु में भी कोर्ट ने यही बोला था कि हम यहाँ पर विमेन को पैसिव पार्टिसिपेंट्स या फिर अबेटर्स आई एम अगेन टेलिंग यू, अगर कोई उकसा रहा है, क्योंकि यहाँ पर फिर से ये मुद्दा उठा कि इफ यू आर पनिशिंग द मैन अप टू द एज ऑफ 5 years, सॉरी अप टू द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 years, 5 साल तक की सजा दे रहे हो, तो विमेन को कंप्लीटली छोड़ देना गलत है। इसलिए उन्होंने बोला कि हम पैसिव पार्टिसिपेंट्स कहीं ना कहीं ट्रीट करना ये गलत होगा, ठीक है। एंड सेक्शन 497 ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है और अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ने उस वक्त जो हमारे सीजेआई थे वो थे दीपक मिश्रा, जस्टिस दीपक मिश्रा, एंड द वेरी फेमस ex CGI of India DY Chandrachud, he was also on the bench। तो 5 जजेस बेंच ने इन दोनों ही जजमेंट्स को ओवर रूल किया। ओवर रूल करना क्या होता है? ओवर रूल मतलब जो भी पॉइंट इन दो डिसीजंस ने दिया उसके ऊपर जाकर, मतलब इन दोनों को कोर्ट ने अब उल्टा कर दिया। इन दोनों ने क्या बोला था? कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जोसेफ शाइन में ओवर रूल करना क्या हो गया कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। एक एज आई टोल्ड यू दैट PIL फाइल की गई थी अंडर आर्टिकल 32, अंडर आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को चैलेंज करते हुए। अल्टीमेटली ऑन September 27, 2018 5 जज बेंच ने सेक्शन 497 ऑफ इंडियन पीनल कोड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, अलॉन्ग विद सेक्शन 198 क्लॉज 2 को डिस्क्रिमिनेटरी रिगार्ड कर दिया। यहाँ पर दिस वाज एन इंपॉर्टेंट रूलिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। यहाँ पर कोर्ट ने सिंपली ये बोला था दैट दिस इज वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पर डेफिनेटली यूनियन गवर्नमेंट से भी डिमांड की गई थी रीजंस की कि व्हाई डू यू थिंक दिस शुड रिमेन एज एन ऑफेंस, क्योंकि जब भी कोई PIL ऐसे केसेस में फाइल होती है ना, तो जो लॉ का पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारे सामने सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आती है, जैसे अभी वक्फ अमेंडमेंट में चल रहा है। तो वहां पर पॉइंट ऑफ व्यू कि ये लॉ रहना चाहिए, कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन लेकर आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आएगी। तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपने पॉइंट्स रखे कि जो ये लॉ है अपने आप में सही है, क्योंकि यहाँ पर मॉरल एस्पेक्ट्स को देखते हुए कहीं ना कहीं ये बिलीव किया जाता था दैट मेन कुड फोर्स विमेन इनटू दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप। बट अगर हम आज का दौर देखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेन कुड ओनली बी ट्रीटेड एज कल्प्रिट्स। एक विमेन इक्वली पार्टिसिपेंट है इन दैट पर्टिकुलर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एंड यहाँ पर अगर हम कंसेंट का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट समझते हैं, तो कंसेंट के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट से कहीं ना कहीं विमेन की डिग्निटी बहुत ज्यादा डिग्रेड हो रही थी, क्योंकि हम अगर कंसेंट है हस्बैंड का तो अगेन वो ऑफेंस नहीं होगा, जो अपने आप में काफी ज्यादा गलत है। तो अल्टीमेटली जोसेफ शाइन के केस में कोर्ट ने ये बोला कि दिस इज नो लॉन्गर अ क्रिमिनल ऑफेंस। उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया इसको एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, मतलब अब अडल्ट्री एक क्राइम नहीं माना जाएगा। बट दिस इज स्टिल अ मॉरल ऑफेंस, और डाइवोर्स और मेंटेनेंस के केसेस में अभी भी अडल्ट्री का एस्पेक्ट कंसिडर किया जा सकता है। मतलब अगर किसी हस्बैंड को वाइफ से या वाइफ को हस्बैंड से, अब बहुत अच्छी चीज ये है कि डाइवोर्स और मेंटेनेंस के केसेस में ये जेंडर न्यूट्रल है, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों अडल्ट्री के बिना पर डाइवोर्स ले सकते हैं। अगर मान लो वाइफ क्लेम कर रही है मेंटेनेंस हस्बैंड से, और हस्बैंड ये प्रूव कर दे कि वाइफ वाज एन अडल्ट्री, तो उन्हें मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा। तो दिस स्टिल कंटिन्यूज इवन आफ्टर दिस 2018 का जजमेंट। ये अभी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पे एप्लीकेबल नहीं है बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 33। मतलब कोई भी एक नॉर्मल सिविलियन है उसके लिए अडल्ट्री एक क्राइम नहीं है, बट जो भी मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है उनके लिए अडल्ट्री इज स्टिल अ क्राइम, क्योंकि आर्टिकल 33 ऐसा परमिट करता है। इसके लिए भी 2018 जजमेंट के बाद एक अलग से सवाल पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट से कि क्या आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी ऐसा इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया है क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने वहां क्लैरिफाई किया कि बाकी सबके लिए इट्स डीक्रिमिनलाइज्ड, इट इज नो लॉन्गर अ क्राइम, पर आर्म्ड फोर्सेस के लिए इट इज
स्टिल अ क्राइम। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का पॉइंट देखते हुए, डिग्निटी का पॉइंट देखते हुए, इक्वालिटी का वॉयलेशन का पॉइंट देखते हुए, अल्टीमेटली अडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम एज ऑफ टुडे। जब हमारा नया लॉ आया, बीएनएस आया, भारतीय न्याय संहिता, उसमें भी अडल्ट्री के लिए कोई सेक्शन नहीं आया। अब वहां पर एक पॉइंट भी रखा गया कि अब अडल्ट्री को एक जेंडर न्यूट्रल लॉ की तरह हमें इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, बट नो स्टेप्स हैव बीन टेकन रिलेटेड टू दैट बीएनएस में ऑल टुगेदर अडल्ट्री की कोई भी जगह नहीं है। So this was all about this particular case. I hope you guys enjoyed learning about this particular case. All right, so you can buy these books from LE जो आपके PYQ से related है, sample papers है on Amazon. And if you want to be part of LE online classrooms, you can definitely enroll to our 2026 and 2027 batches. And this is where you can scan and you can get a flat 15% off as well. All right, also do subscribe to the Legal Edge channel, YT channel, so that you get an access to these interesting cases and other interesting sessions. All right, that was all about today's session, guys. See you very soon. Take care and bye bye.